बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चोइंडा कैंपस। बच्चे, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 17, जो कि टॉपिक है फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस मतलब ऐसे रिएक्शंस जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमें पता है ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस हैं, ये कैसे रिएक्शंस हैं, इस दौरान क्या क्या होता है, कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसको बोलता है कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि रिडॉक्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। तो अगर हम इक्वेशन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की प्रेजेंस में मिल के बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि ये किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है इस प्रोसेस में, किसकी रिडक्शन हो रही होती है। अगर हम देखें रिडक्शन, हमें पता है ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उसने रिडक्शन शो कराई हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडक्शन कर रहा है। तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन का कोई एटम नहीं है उसके फार्मूला में, लेकिन ग्लूकोज के फार्मूला में तो है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो यही तो रिडक्शन का प्रोसेस है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होती है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है रिडक्शन। और वाटर, देखिएगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। H2O में से वाटर का जो फॉर्मूला है वो वाटर कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में। तो वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तभी तो वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा ना। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसीलिए हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती हैं केमिकल कंपाउंड्स की। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से हैं। फोटोसिंथेसिस इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है जितना सिंपली हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया, वाटर को यूज़ किया और उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतना सिंपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं है। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्टेप से गुजर के एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं और फोटोसिंथेसिस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है लाइट डिपेंडेंट, मतलब ऐसे रिएक्शंस जो लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, जिनको लाइट चाहिए, अगर लाइट नहीं होगी तो वो रिएक्शंस नहीं हो सकेंगे। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए होती, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब इनको अगर हम डार्क रिएक्शंस बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्कनेस में ये होते हैं केमिकल रिएक्शंस, होते ये भी डे टाइम में है, लेकिन इनको हम डार्क रिएक्शंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं उनको लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो लाइट रिएक्शंस हैं। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, जो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहे, अगर लाइट नहीं भी होगी तब भी ये रिएक्शंस हो सकते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों तरह के रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से। पहले लाइट रिएक्शंस होते हैं, फिर डार्क रिएक्शंस होते हैं और फिर फाइनली हमारे पास ग्लूकोज का जो प्रोडक्ट है वो आ जाती है।
अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं ये कैसे रिएक्शंस हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिस दौरान लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कुछ पिगमेंट्स करा रहे होते हैं, जैसे क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड, जिसमें कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स आ गए थे, और हमने इन पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होती ही तब है जब ये पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तभी तो जो फोटोसिंथेसिस है वो रात को नहीं होती ना, क्योंकि रात के टाइम में सनलाइट नहीं होती, सनलाइट होती है सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में। तो डे टाइम में इसलिए फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि डे टाइम में हमारे पास होती है सनलाइट, और सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए उस सनलाइट का एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो सनलाइट है वो किस स्टेप के दौरान एब्जॉर्ब हो रही है? वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? पिगमेंट्स, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल्स आ जाते हैं और अदर पिगमेंट्स हैं जिसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स हैं। तो ये सारे पिगमेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं? उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लाइट एनर्जी को इस स्टेप के दौरान कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी कौन सी है? कौन से केमिकल्स हैं जिनकी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है? उनमें से एक को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो है ATP, ठीक है। ATP जो है ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को स्टोर किए हुए होता है। उसको जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी क्या करती है? जितनी भी ATP हमारी बॉडी में स्टोर होती है उसकी ब्रेक डाउन करती है, और उसके रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एनर्जी को यूज़ कर लेती है, ठीक है। तो ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं इसके दौरान हमने कहा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो वो केमिकल एनर्जी कौन सी है? वो केमिकल एनर्जी है दो केमिकल कंपाउंड्स, एक है ATP और दूसरा है NADPH2, ठीक है। ये दो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं। ATP एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एक कंपाउंड है जिसको हम NADPH2 कहते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान हम क्या करते हैं कि पिगमेंट्स जो हैं, क्लोरोफिल, दूसरे पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं ATP में और NADPH2 में, ठीक है। ATP को हम असिमिलेटिंग पार्ट बोलते हैं और NADPH2 को हम रिड्यूसिंग पार्ट बोलते हैं। NADPH जो है जब ये जिस ATP यूज़ हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ना ADP में, ठीक है, एडेनिन डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब NADPH2 यूज़ हो जाता है तो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एक जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है, वो उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो NADPH को हम रिड्यूसिंग पार्ट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग पार्ट इसको क्यों बोलते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो NADPH2 है, ये देखिएगा NADPH2 जो है इसके पास दो प्रोटॉन्स हैं, तो ये एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, यानी ये किसी और केमिकल कंपाउंड को अपना प्रोटॉन दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे केमिकल कंपाउंड को रिड्यूस करा रहा है, क्योंकि रिडक्शन तो उसी को बोलते हैं ना जब हाइड्रोजन ऐड होती है। तो जब ये किसी और कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड कराएगा तो ये रिड्यूसिंग पार्ट के तौर पर एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन हमने कहाँ पर ऐड करवानी है? हमने हाइड्रोजन ऐड करानी है कार्बन डाइऑक्साइड में और उसको कन्वर्ट कराना है ग्लूकोज में, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है? वो आएगी NADPH2 से, और NADPH2 जो है वो किस स्टेज के दौरान बन रहा है? वो बन रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान बनते हैं पहली बात तो लाइट एब्जॉर्ब होगी पिगमेंट्स के ज़रिए, और फिर वो जो लाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, यानी कि रिड्यूसिंग और असिमिलेटिंग पार्ट में NADPH2 में और ATP में। और NADPH2 जो है इसको हम रिड्यूसिंग पार्ट कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन देने की एबिलिटी रखता है, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन भी जिसको हम बोलते हैं, और ये दूसरे केमिकल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करानी होती है हमने, ठीक है। तो उसके लिए प्रोटॉन्स जो हैं वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखेंगे NADPH2 की फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए NADPH2 को हमने कह दिया रिड्यूसिंग पार्ट और ATP को हमने कह दिया असिमिलेटिंग पार्ट, ठीक है। असिमिलेटिंग पार्ट मतलब कि ये जब भी
हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ATP जो है वो ब्रेक डाउन उसकी करके हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान ओवरऑल जो है ये प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब डार्क रिएक्शंस के दौरान क्या होता है? डार्क रिएक्शंस हमने कहा ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको लाइट नहीं चाहिए। लाइट रिएक्शंस में हमने देखा कि लाइट को एब्जॉर्ब करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो डार्क रिएक्शंस है वहाँ पे लाइट का कोई भी अमल दखल नहीं होगा। ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे कि डार्क रिएक्शंस में वही जो लाइट रिएक्शन के दौरान NADPH2 और ATP बने थे उन्हीं को यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था कि NADPH2 जो है वो प्रोटॉन देने की एबिलिटी रखता है, वो रिड्यूसिंग पावर है, तो हमने रिडक्शन किसकी करानी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो डार्क रिएक्शंस के दौरान बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही होती है, और किस तरह से? वही जो NADPH2 बना था लाइट रिएक्शंस के दौरान, उसी के प्रोटॉन को यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शंस के दौरान बेसिकली ग्लूकोज बन रहा होता है, लेकिन हमने कहा डार्क रिएक्शन के दौरान हमें लाइट नहीं चाहिए। लेकिन अगर लाइट नहीं हो, लाइट रिएक्शंस नहीं हो, लाइट रिएक्शन के वजह से NADPH2 ना बने, तो क्या डार्क रिएक्शंस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। डार्क रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हमें NADPH2 का प्रोटॉन चाहिए। तो अगर NADPH2 ही नहीं बनेगा लाइट रिएक्शन के दौरान, लाइट रिएक्शंस ही नहीं होंगे, तो डार्क रिएक्शंस भी नहीं हो पाएंगे। तो बेशक डार्क रिएक्शंस डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन डार्क रिएक्शन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली लाइट रिएक्शंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली कोई अमल दखल नहीं है यहाँ पे लाइट का, लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि लाइट के रिजल्ट में होने वाले लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स को ही हम डार्क रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि NADPH2 का हम प्रोटॉन यूज़ करेंगे। ठीक है, और ATP जो है वो उसकी एनर्जी को यूज़ करेंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। ATP हमने कहा एसिमिलेटिंग पावर है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करनी है, उसके लिए प्रोटॉन आ गया NADPH2 से, और एनर्जी जो चाहिए वो आ गई ATP से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जिन रिएक्शंस में जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिला के लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उस दौरान एनर्जी यूज़ होती है। लेकिन जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, और इस दौरान जो हमें एनर्जी चाहिए वो लाइट रिएक्शन के दौरान बनने वाले ATP से ली जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? लाइट रिएक्शन के ATP और NADPH2 को हम यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में इस स्टेप के दौरान, डार्क रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसीलिए हम इस जो फोटोसिंथेसिस की फ़ेज़ है इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान लाइट का डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन वाली जो फ़ेज़ है वहाँ पे हमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो NADPH2 और ATP बने हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करा देंगे ग्लूकोज में। ठीक है, अब रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोफिल में होती है, क्लोरोफिल के थ्रू होती है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने सेल ऑर्गेनेलीज वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था। हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स बोलते थे, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो थे वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुए होते थे, और वो बनाते थे क्या? वो ग्रेना बनाते थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेना के टॉप पे प्रेजेंट था क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रेना के टॉप के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते थे, और पिगमेंट्स जो हैं हमें पता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन के दौरान
जो है वो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब है कि पिगमेंट्स अगर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं तो लाइट रिएक्शन भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की कहाँ किस जगह पे होते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, लेकिन जो डार्क रिएक्शंस हैं जिस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, वो डार्क रिएक्शंस होते हैं स्ट्रोमा में। ठीक है, हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में कैल्विन साइकिल आ जाता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन होते हैं स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शंस होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये बात आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, ओवरऑल हमने पढ़ लिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होता है, डार्क रिएक्शंस में क्या होता है। तो अब हम देखते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, हमने कहा कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इस फेज़ में। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि एनर्जी कन्वर्जन फेज़ है, लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ATP और NADPH2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे पिगमेंट्स और उसको कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। तो ये जो पिगमेंट्स है ना, ये पिगमेंट्स एक फोटोसिस्टम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। हमने डिफरेंट पिगमेंट्स पढ़े थे जिसमें क्लोरोफिल पढ़ा था, कैरोटिनॉइड्स पढ़े थे। तो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये अलग अलग नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर बिखरे हुए नहीं होते, बल्कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ये एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर हम बोलते हैं, हम एक बंच को बोलते हैं, एक गुच्छे को बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह एक ग्रेप्स का क्लस्टर होता है, इस तरह से क्लस्टर हम एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पिगमेंट्स जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उस क्लस्टर को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। ठीक है, ऐसा करने का मकसद क्या है? ताकि जो लाइट एनर्जी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो फोटोसिस्टम क्या है कि डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पिगमेंट्स एक क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इस क्लस्टर को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। ठीक है, फोटोसिस्टम के हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं। फोटोसिस्टम देखिएगा, ये एक फोटोसिस्टम की डायग्राम आपको शो हो रही होगी। ये कंप्लीट फोटोसिस्टम है। फोटोसिस्टम के पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं, पार्ट्स देख लेते हैं। फोटोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है रिएक्शन सेंटर। फोटोसिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स करता है लाइट को एब्जॉर्ब। जो लाइट एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस है, हमने कहा कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हमने फोटोसिस्टम की फॉर्म में क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है और उनमें से जो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो हम बोलते हैं कि वो एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है फोटोसिस्टम का वो है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर कहता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, क्लोरोफिल A के, क्लोरोफिल B के और कैरोटिनॉइड्स के। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ जाएगा, ये बात हमने याद रखनी है। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये सब मिल के बनाएंगे क्या? एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ, जो कि दूसरा पार्ट है फोटोसिस्टम का। एंटीना कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटिनॉइड्स आ गए, इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ट्रांसफ़र करेंगे किसको? रिएक्शन सेंटर को। अब रिएक्शन सेंटर क्या है? रिएक्शन सेंटर के आगे से फर्दर दो पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें आ जाता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रिएक्शन सेंटर के दो पार्ट्स हैं। रिएक्शन सेंटर में कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, 1 to 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल A होते हैं रिएक्शन सेंटर में, और फिर इसमें आ जाता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और साथ ही रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि वही इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा उसको फिर आगे एक हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक सिस्टम के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर के में आगे 1 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा, पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम हमने पढ़ लिए कि इसमें आ गया एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में हमने कहा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स आ जाती हैं जिसके ज़रिए एक प्रोटीन से अगली प्रोटीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, इस दौरान ATP बनती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ATP बनती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि केमियोस्मोसिस क्या है, उस दौरान ATP किस तरह से बनती है, ठीक है। फिलहाल के लिए जनरली हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP बनती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है। जो लाइट एब्जॉर्ब की होगी एंटीना कॉम्प्लेक्स ने, वो जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी रिएक्शन सेंटर को, और रिएक्शन सेंटर के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ATP बन रही है, मतलब इस स्टेप के दौरान लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या थी, ATP थी ना, और ATP किस दौरान बन रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका पार्ट है, रिएक्शन सेंटर का, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP बनती है, यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये तो हो गए फोटो सिस्टम के पार्ट्स। अब फोटो सिस्टम 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। इनका नाम देने की कोई ख़ास वजह नहीं है। फोटो सिस्टम 1 को हम फोटो सिस्टम 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था, और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था, तो उसका नाम हमने फोटो सिस्टम 2 रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें पता है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट की वेवलेंथ जो है वो 380 से 750 तक होती है, ठीक है। इसके दौरान में लाइट की वेवलेंथ हो सकती हैं इस 380 से 750 के दरमियान में, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 जो है ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटो सिस्टम 2 डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। फोटो सिस्टम 1 किसको एब्जॉर्ब करता है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है रिएक्शन सेंटर के पास। हमने पढ़ा कि फोटो सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर के आगे से 2 पार्ट, एक है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी जो है ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का मॉलिक्यूल होता है जो कि रिएक्शन सेंटर के साथ प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ठीक है। और उस दौरान ATP बनती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये फोटो सिस्टम के हमने पार्ट्स पढ़े हैं। फोटो सिस्टम की हम डायग्राम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फोटो सिस्टम जो है इसकी डायग्राम को आप देखिएगा, ये एक डायग्राम हमने कहा कि फोटो सिस्टम के हमने कहा 2 पार्ट्स थे, एक था एंटीना कॉम्प्लेक्स और उसमें हमने कहा था कि डिफरेंट पिगमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर से, ये सब क्या है, ये पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल ए भी होंगे, क्लोरोफिल बी भी होंगे और कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है फोटो सिस्टम का उसको हम क्या कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और इसका काम क्या था, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, पिगमेंट्स जो कि प्रेजेंट है
है एंटीना कॉम्प्लेक्स में। और दूसरा जो पार्ट था फोटो सिस्टम का, उसमें हमने कहा रिएक्शन सेंटर आ जाता है। तो उसमें रिएक्शन सेंटर के दो पार्ट्स थे, एक था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, हमें डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर आ गया और एंटीना कॉम्प्लेक्स आ गया। एंटीना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स भी हमने देख लिए और रिएक्शन सेंटर का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हमने देख लिया। इसी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो वो भी पार्ट होता है किसका, रिएक्शन सेंटर का, ठीक है। तो फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा है रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान बनती है एटीपी प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है। सारे प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे।